शहर में भले ही आज लोगों के पास इन सब बातों पर विश्वास करने का समय ना हो, लेकिन गांव पीढ़ों में आज भी लोग इन शक्तियों पर ही निर्भर हैं। ऐसा ही एक द्वीप अफ्रीका का है। प्रवीण को ऑफिस की तरफ से अफ्रीका की कंपनी में भेजा जाता है 2 महीने के लिए। प्रवीण, तुम्हें 2 महीने के लिए अफ्रीका भेजा जा रहा है। वहां जो अपनी कंपनी है उसमें अभी लेटेस्ट मशीनरी इंस्टॉल की गई है और उन सब मशीन्स के तुम एक्सपर्ट हो। वहां तुम एज अ ट्रेनर जा रहे हो। सर, वो एक्चुअली लास्ट वीक ही मेरी शादी हुई है, तो क्या? ऑल राइट, तुम अपनी वाइफ के साथ जा सकते हो। कल की फ्लाइट है, तो आज तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो। थैंक यू सर। और प्रवीण अपने घर के लिए निकल जाता है। सुधा, सुधा, कहाँ हो तुम? आई। जल्दी आओ सुधा, कहाँ हो? क्या हुआ? सब्जी को तड़का लगा रही थी। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? जल्दी से पैकिंग शुरू करो सुधा, कल की फ्लाइट है। इतनी जल्दी? लेकिन क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं हम? अफ्रीका। अफ्रीका? लेकिन क्यों? अरे बाबा, हनीमून के लिए। हनीमून के लिए आपको अफ्रीका ही मिला था। लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड ये याद नहीं आए? अरे बाबा, ऑफिस की तरफ से जाना है 2 महीने के लिए। मैंने बॉस को बोलकर तुम्हारा टिकट भी करा लिया है। प्रवीण और सुधा दूसरे दिन की फ्लाइट से अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन रात के 12 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होती है और पिक करने के लिए ऑफिस की तरफ से एक टैक्सी आती है। मिस्टर प्रवीण, हियर। ओह वेट, चलो सुधा, वो रही अपनी टैक्सी। गेस्ट हाउस की तरफ गाड़ी चलने लगती है। एक सुनसान जगह पर आकर टैक्सी रुकती है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं। यहाँ तो काफी जंगल मालूम होता है। क्या प्रवीण, लाए भी तो इस भयानक जंगल में? मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ सुधा, एंड डोंट वरी, मैं हूं ना। और वैसे भी हमें थोड़ी ना यहाँ बैठे रहना है, हमें तो पूरा अफ्रीका घूमना है। 2 महीने इसी बीच में किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। तभी सुधा के पीछे एक गहरे काले रंग का अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा हो जाता है। सुधा चीखती है, कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? आई एम योर सर्वेंट मैडम। तो बोलना चाहिए ना, ऐसे पीछे आकर खड़े क्यों हो? सामान उठाओ और लेकर चलो। पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है यहाँ। क्या हम कहीं और किसी और होटल में नहीं रुक सकते प्रवीण? बहुत रात हो गई है, सुबह देखते हैं। आज यहीं रुक जाते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुधा अंदर जाते हुए प्रवीण को कसकर पकड़ लेती है। दोनों बेडरूम की तरफ जाते हैं। अंदर से गेस्ट हाउस बुरा नहीं है सुधा। है तो नहीं, पर यहाँ की वाइब्स बहुत अजीब है। आप लोग रेस्ट कीजिए। यू वांट एनीथिंग? नहीं, तुम जाओ। कुछ अजीब नहीं है ये आदमी? यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं सुधा। चलो आराम करते हैं, सुबह ऑफिस जाना है। करीबन आधी रात के बाद अचानक सुधा की आंखें कुछ महसूस करने की वजह से खुल जाती हैं। वो देखती है कि उसके हाथों में खून लगा है। प्रवीण उसके पास लेटा हुआ है, लेकिन उसकी गर्दन कटी हुई है। क्या हुआ सुधा? सुधा, आंखें खोलो। प्रवीण, तुम ठीक हो ना? हाँ सुधा, मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत डरावना सपना देखा। सब ठीक है सुधा। अगले दिन सुबह प्रवीण ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। प्रवीण देखता है कि सुधा अभी भी सो रही है। वो सुधा को जगाता है। सुधा, सुधा, रात को डर की वजह से तुम सो नहीं पाई थी, इसीलिए देर तक सो रही हो। गुड मॉर्निंग डियर। चलो अब उठ जाओ और मैं ऑफिस जाकर आता हूँ, ठीक है?
और मैं? तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बस मुझे इन्फॉर्म करना है, ट्रेनिंग कल से है। ठीक है, पर जल्दी आना। इतना बोलकर प्रवीण ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुधा गेस्ट हाउस के गार्डन में टहलने जाती है। थोड़ी दूर टहलने के बाद सुधा देखती है कि जमीन पर 2 कपड़े की डॉल पड़ी है, जिनके अंदर काफी सारी सुइयां लगी हैं। सुधा को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है और वो जैसे ही कदम तेजी से आगे रखती है, जमीन पर पड़ी लोहे की कील उसके पैर के अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर सुधा पैर को पट्टी से बांध रही होती है कि तभी वहां रखे लैंडलाइन की घंटी बजती है। हेलो हेलो सुधा, मैं बात कर रहा हूँ। प्रवीण, तुम कब आओगे? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सुधा, मैंने वही बताने के लिए फोन किया है। जल्दी आओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। हेलो हेलो, पूरी बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। जरा भी फिक्र नहीं है मेरी। तभी सुधा की नजर फोन के वायर पर जो कटकर अलग पड़ा हुआ है। सुधा की घबराहट बढ़ जाती है और फिर से बंद फोन की घंटी बजती है। सुधा फोन से दूर हटने लगती है। उसके कानों में ट्रिंग ट्रिंग की आवाज चुभने लगती है। वो अपने कान बंद करती है कि इतने में ही सुधा, सुधा, क्या हुआ सुधा? तुम ठीक तो हो? प्रवीण, तुम आ गए। अभी तुम्हारा फोन आया था, जबकि ये फोन तो बंद है। लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई फोन नहीं किया सुधा। तो फिर वो फोन किसका था? तुम मेरे साथ चलो, हम अभी बाहर चलते हैं। दोनों गेस्ट हाउस से बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते जंगल बढ़ने लगता है और घना और घना। ये हम कहाँ जा रहे हैं प्रवीण? देखो कितना अंधेरा है और चारों तरफ जंगल। मुझे डर लग रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना। कुछ नहीं होगा, चलती रहो मेरे साथ। देखते ही देखते प्रवीण सुधा को एक अजीब सी जगह लेकर आ जाता है, जहां अजीब अजीब तस्वीरें लगी हैं। तंत्र मंत्र का सामान रखा है। प्रवीण, ये क्या है? ये कैसी जगह है? सुधा जैसे ही प्रवीण की तरफ देखती है, वो प्रवीण नहीं, गेस्ट हाउस का सर्वेंट था, जो प्रवीण बनकर सुधा को यहां तक लेकर आया था। वो जोर जोर से हंसने लगता है। कौन हो तुम? कौन हो? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? प्रवीण कहाँ है? वो आदमी सुधा को एक पेड़ से बांध देता है और जोर जोर से अपनी भाषा में किसी को बुलाना शुरू कर देता है। ताना नगाती, युटिमा टोरा टोरा, रवेना ही सुकुआ, स्वनगाती। बचाओ! 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 प्रवीण, कहाँ हो तुम? सुधा, सुधा, कहाँ हो तुम? सुधा देखो, आ गया मैं। चलो अब जल्दी से डिनर करेंगे साथ। मैंने एक अच्छी जगह का पता लगाया है यहाँ। सुधा, कहाँ हो यार? पूरे घर में सुधा नहीं मिलती है। प्रवीण परेशान हो जाता है। गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर देखता है तो जमीन पर कुछ खून के धब्बे हैं। प्रवीण घबरा जाता है और निकल जाता है सुधा को ढूंढने घने जंगल में। सुधा, सुधा, कहाँ हो सुधा? क्यों मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा? हे भगवान, कहाँ है मेरी सुधा? तभी प्रवीण को सुधा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ! बचाओ! प्रवीण दौड़ता हुआ जाता है तो देखता है सुधा को पेड़ से बांधा हुआ है और सामने वही आदमी है जो गेस्ट हाउस का सर्वेंट है। चारों तरफ तंत्र मंत्र का सामान पड़ा है और उस आदमी के हाथ में एक पुतला है
जो प्रवीण का है। छोड़ो मेरी पत्नी को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को अगवा करने की? जैसे ही प्रवीण आगे बढ़ता है, वो आदमी सुई लेकर प्रवीण की एक आंख फोड़ देता है। मेरी आंख! प्रवीण, प्रवीण, मत करो कुछ इनके साथ। प्रवीण तुम भाग जाओ यहाँ से, ये मार देगा तुम्हें। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं सुधा। तभी वो प्रवीण की दूसरी आंख भी फोड़ देता है। प्रवीण! नहीं सुधा, नहीं! अंत में प्रवीण की गर्दन काटकर सुधा के पैरों के पास फेंक देता है। प्रवीण! नहीं! और वो आदमी जाता है रोती हुई सुधा के पास और जाकर मुस्कुराते हुए उसे छूता है। चारों तरफ जलती हुई मशाल बुझ जाती है और जंगल में घनघोर सन्नाटा छा जाता है। और फिर कुछ समय के बाद, आओ किरण, हम पहुंच गए। बड़ी अजीब जगह है। राजीव, क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? हाँ, ऑफिस की तरफ से तो यही मिला है। चारों तरफ जंगल है, बहुत डर लग रहा है मुझे। आज के लिए बस एडजस्ट कर लो डियर, कल देखते हैं। कौन हो तुम? क्या चाहिए? आई एम योर सर्वेंट सर। तो ये कौन सा तरीका है आने का? सामान उठाकर अंदर ले चलो। राजीव और किरण अपने अंत की तरफ चल देते हैं। जैसे जैसे उनके कदम गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो खुश होता है, क्योंकि उसे अपना अगला शिकार मिल गया था। अंधेरी रात में एक आदमी जंगलों की तरफ भागता है, मानो उसके पीछे कोई पिशाच पड़ा हो। वो भागते भागते थक जाता है, लेकिन उसका डर उसे रुकने नहीं देता। वो थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। एक जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। वो आदमी आवाज की तरफ देखता है। अंधेरे में एक कुत्ता आता है और वो भौंकने लगता है। उस कुत्ते को देखकर हांफते हुए आदमी में से समझो सांस ही निकल जाती है। उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हैं? तुम वापस आ कैसे सकते हो? ये क्या चल रहा है? अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी धनराज बाहर आता है। देखने से लगता है कि ये आदमी एक वक्त पर अमीर था और अच्छे घराने से था, लेकिन अभी उसके कपड़े फटे हैं। आशु अब सहम जाता है, मानो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कह नहीं पाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? धनराज अपना मुंह खोलता है और उसकी आंखों और मुंह से आग की लहरें निकलती है। वो ऊपर की तरफ उड़ता है, आदमी को देखते हुए। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। धनराज हंसता है। आशु भागने की कोशिश करता है, तभी कुत्ता भी भौंकने लगता है और आशु पर झपट पड़ता है। कुत्ता आशु को नोचता है और ये सब धनराज देख रहा है। ये आदमी और उसका कुत्ता कौन थे? ये हमेशा से ऐसे रूहानी नहीं थे। इनकी भी एक कहानी है। कुछ ही महीने पहले सेठ धनराज महाबलेश्वर के एक नामचीन बिजनेसमैन थे। उनकी जिंदगी में अब उनके साथ जीरो को छोड़कर और कोई नहीं था। जीरो, डिनर? धनराज रिलैक्सिंग चेयर पर जीरो के साथ बैठा है। उसका नौकर उसके सामने खड़ा है। जीरो, ज्यादा मस्ती नहीं, ओके? थोड़ा घूमना और फिर अंदर आ जाना, ओके? जीरो और सेठ धनराज का दिन और रात ऐसे ही कट रहा था। सेठ धनराज के सो जाने के बाद
जीरो बरामदे में ही घूम घूम कर वहीं सो जाया करता था। लेकिन एक रात सब लोग सो गए हैं। जीरो भी सोने की कोशिश कर रहा है। वो एक सांप को देखता है और उस पर झपट पड़ता है। सांप उसे काट कर भाग जाता है। जीरो जोरों से भौंकता है और फिर सो जाता है। जीरो, जीरो, ये क्या हो गया? अरे अरे, इसे कोई हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। एक एम्बुलेंस धनराज के घर के बाहर रुकी है। देखो, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, लेकिन जीरो को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दो। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। जी जरूर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जीरो को अस्पताल पहुंचा दूंगा। आशु जीरो को एम्बुलेंस में डालता है और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। धनराज जीरो को बाय बाय कहता है। दोपहर का वक्त है। आशु हाईवे पर एम्बुलेंस ड्राइव कर रहा है। वहां उसे अपना दोस्त दिखाई देता है। आशु एम्बुलेंस रोक देता है। अरे आशु, इतनी दोपहर को कहाँ जा रहे हो? और ये कुत्ता किसका है? अरे गांव के एक सेठ हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। डबल पैसा देकर बोले इसे शहर ले जाकर वापस ले आओ। कुत्ता भी कभी मरा है? रुक, 2 पेग पी के जा, ये तो ऐसे ही कराहता रहेगा। नहीं भाई, अभी नहीं। ये देख, मेरे सेठ की गाड़ी में पड़ी थी। इंग्लिश है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसकी गाड़ी में ये रह गई। आ जा यार, दोपहर को पीने का मजा ही अलग है, और वो भी मुफ्त की। आशु बोतल को देखता है। जीरो कराह रहा है। बोतल को देखकर आशु कुछ सोचता है, लेकिन फिर वो अपना मन मारकर ना में सिर हिला देता है। चुप साले कुत्ते, बैठा रहा उधर, देखता ही नहीं। आदमी लोग इतना इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। ठीक है यार, लेकिन बस एक पेग। हाँ भाई, सिर्फ एक। आशु और बब्बन दारू पीते हैं और एंजॉय करते हैं। जीरो कराह कर भौंकने लगता है। वो उन दोनों को गाड़ी के अंदर से ही देखता है और आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद आशु उसको देखने आता है। जीरो चुपचाप सोया हुआ है। आशु उसको हाथ लगाता है। अरे लगता है ये मर गया। मर गया? चलो, कुत्ते की मौत तो नहीं मरा ना। आराम से एम्बुलेंस में उसने दम तोड़ दिया। मजाक मत कर। अब मैं क्या करूं? वो बुढ़ा तो मेरे ऊपर केस ठोक देगा। अरे तू क्या गाड़ी है जो तेरे को ठोक देगा? कुत्ता है, बोल दे कि रास्ते में मर गया, कौन पूछने वाला है। चल, इसको अभी इधर ही गाड़ देते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। चल जल्दी से गाड़ देते। बब्बन और आशु की गलती की वजह से एक मासूम कुत्ते की मौत हो जाती है, लेकिन ये गलती क्या ऐसे ही भूली जाएगी? आशु और बब्बन कुत्ते को जंगल में गाड़ देते हैं। सेठ जी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंच सका। मैंने इसीलिए जीरो को जंगल में ही गाड़ दिया। क्या? जीरो मर गया? ऐसा नहीं हो सकता। अरे! जीरो की मौत की खबर सुनकर धनराज को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने पलंग पकड़ ली और कुछ महीने बाद वो भी चल बसा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धनराज की आत्मा और जीरो की आत्मा दोनों को शांति नहीं मिली थी। वो स्वर्ग और नर्क के बीच में मंडरा रहे थे। स्वर्ग और नर्क के द्वार के बीच वो दोनों मिले। जीरो, जीरो, तू मुझे मिल ही गया। जीरो भौंकता है। धनराज उसको सुनता है। धनराज को गुस्सा आता है। क्या उसने मुझसे झूठ बोला? अब मैं समझा। मेरा अभी धरती पर कुछ काम बाकी है। चलो जीरो, काम पूरा करने में मेरी मदद नहीं करोगे? ए, हट! पागल है क्या? बीच हाईवे पे चल रहा है। बब्बन गाड़ी स्लो कर देता है। आदमी पलटता है और वो आदमी धनराज का भूत है। वो बहुत ही डरावना दिख रहा है। उसकी आंखें लाल है और चेहरा पूरा सफेद। बब्बन डर जाता है और गाड़ी राइट में ले लेता है।
और एक पेड़ के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी पूरी तरह से आगे से टूट जाती है। बब्बन भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है। धनराज का भूत उसके सामने आता है। बब्बन उसे देखता है और उसी वक्त जीरो बब्बन पर झपट पड़ता है और उसे मार देता है। चल जीरो, एक और बाकी है।